हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे, जहां भारत की नाक के नीचे बनकर तैयार हुआ चीन का नया विदेशी सैन्य अड्डा, अंडमान निकोबार को बड़ा खतरा। जी हां दोस्तों, बताएंगे उसके बाद भारत ने क्या उठाए कदम, साथ ही साथ बड़ी खबर बताएंगे, भारतीय सैनिकों को निकालने का ऐलान करना मालदीव के राष्ट्रपति को पड़ गया भारी। बदला लेने जा रहा अपना भारत। जी हां दोस्तों, कैसे भारत ले रहा है बदला, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे, कनाडा में बाज नहीं आ रहे खालिस्तानी, अब तिरंगा उठाने वाले सिख परिवार पर कर डाला हमला। जी हां दोस्तों, नीचे गिरे तिरंगे को उठाने वाले सिख परिवार पर ही हमला कर दिया गया। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग बने रहेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत की नाक के नीचे बनकर तैयार हुआ चीन का नया विदेशी सैन्य अड्डा अंडमान निकोबार को बहुत बड़ा खतरा। जी हाँ, चीन ने भारत को घेरने के लिए एशिया के एक और देश में अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर लिया है। ये सैन्य अड्डा पहले की तुलना में अब काफी बड़ा और विस्तारित नजर आ रहा है। हाल की सैटेलाइट तस्वीरों में से बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन ने कंबोडिया के रीम नौसैनिक अड्डे को पूरी तरह से विकसित कर लिया है। इस अड्डे पर युद्ध पोतों के रुकने के लिए पहले से कहीं बड़े हैंगर, पनडुब्बियों के ठहरने के लिए अंडरग्राउंड सुरंग, हथियार डिपो, नौसैनिकों के रहने और काम करने के लिए नई नई बिल्डिंग्स बनकर तैयार है। नए सबूत से पता चला है कि रीम नौसैनिक अड्डे पर चीन एक बड़ी सूखी गोदी यानी ड्राई डॉक का निर्माण कर रहा है, जहां युद्ध पोतों और पनडुब्बियों को पानी से बाहर निकालकर मरम्मत का काम किया जाएगा। ऐसी फैसिलिटी को रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कंबोडिया का रीम नौसैनिक अड्डा पहले से ही काफी चर्चा में रहा है। ये चीनी नौसेना को विवादित दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी छोर पर एक बेस प्रदान करेगा। ये बेस मलक्का जल डमरू मध्य के पूर्व में है, जो दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से अलग करता है। ऐसे में इसकी रणनीतिक महत्वता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसे चीन के विदेशी सैन्य अड्डों के निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। चीन कंबोडिया के अलावा श्रीलंका और पाकिस्तान में भी नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अफ्रीका के आधा दर्जन देशों पर भी चीन नजरें बनाए हुए है, जहां वो अपना विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित कर सकता है। जी हाँ, कंबोडिया का रीम नौसैनिक अड्डा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सिर्फ 1200 किलोमीटर ही दूर है। ऐसे में चीन अपने शक्तिशाली रडार के जरिए भारत के अंडमान की जासूसी कर सकता है। इतना ही नहीं, चीनी नौसेना इस नौसैनिक अड्डे से मलक्का जल डमरू मध्य के जरिए पहले की तुलना में और अधिक तेजी से हिंद महासागर में प्रवेश कर सकती है। बहरहाल दोस्तों, ऐसी खबर आते ही भारतीय नौसेना पूरे तरीके से चौकन्नी हो चुकी है और चीन को हर स्तर पर टक्कर देने के लिए मजबूती से डटी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल चीन पूरी कोशिश में लगा हुआ है, चाहे वो समुद्र के अंदर बेस हो या फिर कहीं भी या जमीन पर, पूरी कोशिश में भारत को घेरने में लगा हुआ है। लेकिन भारत भी दोस्तों उसके हर हरकतों पर पैनी नजर गड़ाए हुए है। ऐसे में मेरा भारत महान कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां भारतीय सैनिकों को निकालने का ऐलान करना मालदीव पर पड़ रहा भारी, बदला लेने जा रहा अपना भारत। जी हाँ, मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू का भारत के सैनिकों के खिलाफ रुख उन पर ही भारी पड़ गया है। मुइजू की ताजपोशी को लेकर मालदीव ने पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित कर दिया था, मगर भारत ने मुइजू के इस शपथ ग्रहण को लेकर कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। भारत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को लेकर बड़ा फैसला लिया है। किरेन रिजिजू को भेजकर खाना पूर्ति पड़ोसी होने के फर्ज की खाना पूर्ति करने वाला है। उल्लेखनीय है कि मालदीव के पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी खुद आए थे, मगर इस बार भारत पृथ्वी विज्ञान मंत्री को मालदीव के राष्ट्रपति की ताजपोशी में भेजने वाला है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के निमंत्रण पर राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किरेन रिजिजू 16 से 18 नवंबर तक मालदीव का दौरा करेंगे। मालदीव ने मोहम्मद मुइजू के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों को आमंत्रित किया था। उल्लेखनीय है कि मुइजू को चीन के करीबी माने जाने वाले गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने इंडिया आउट अभियान का समर्थन किया था और मालदीव से सभी भारतीय सुरक्षा सैनिकों को हटाने का वादा किया था। मुइजू के रुख को अपने अंदाज में जवाब देते हुए भारत ने उनकी ताजपोशी में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। बता दें कि रिजिजू का मालदीव में होना भी चीन के लिए एक जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश से है, जिस पर चीन अपना दावा करता है। चीनी पक्ष द्विपक्षीय या बहुपक्षीय कार्यक्रमों में अरुणाचल प्रदेश के मंत्रियों या अधिकारियों की उपस्थिति को लेकर हमेशा असहज रहा है। ऐसे
ऐसे में मुइजू के शपथ ग्रहण समारोह में रिजिजू की मौजूदगी से चीन की बेचैनी बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भारत की कूटनीति वास्तव में दोस्तों 2014 के बाद से सराहनीय है और उसका जितना तारीफ की जाए उतना कम है। और भारत ने जो ये फैसला लिया है कि मुइजू के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी ना जाकर के रिजिजू को भेजा गया है, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि वास्तव में भारत ने ये बहुत सही फैसला लिया है, मुइजू जैसे राष्ट्रपति को ऐसे ही मजा चखाना चाहिए जो आते ही सबसे पहले भारतीय सेना को मालदीव से हटाने की बात कर रहा था। तो दोस्तों आप भी कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि भारतीय सैनिकों को हटाने पर अड़ा था मालदीव, ठंडे पड़ गए तेवर का उलझने के लिए हम बहुत छोटे। जी हाँ, मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने पदभार संभालने के बाद भारतीय सैनिकों को निष्कासित करने की कसम खाई थी। ऐसे बयान दे रहे थे जिससे भारत और मालदीव में तनाव बढ़ सकता था, लेकिन अब उनके तेवर ठंडे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति भारत को नाराज नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत के सैनिकों के बाद मालदीव में चीनी सैनिकों को भी जगह नहीं दी जाएगी। रणनीतिक रूप से स्थित हिंद महासागर द्वीप समूह पर एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ने कहा कि मालदीव भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में उलझने के लिए बहुत छोटा है। मुझे मालदीव की विदेश नीति को इसमें शामिल करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। यानी कि दोस्तों या तो ऐसा हो सकता है कि मुइजू ये सोच रहे होंगे कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी आए और वो तभी आएंगे जब हमें भारत के साथ चीजें ठंडी रखनी पड़ेंगी। हो सकता है इसीलिए मुइजू ने ऐसा बयान दिया हो दोस्तों, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो वाकई में मुइजू कहीं ना कहीं सही भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां बहुत बड़ी खबर, कनाडा में बाज नहीं आ रहे खालिस्तानी, अब भारत के तिरंगा उठाने वाले सिख परिवार पर ही कर डाला हमला। जी हाँ, प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस के सदस्यों ने सोमवार को कनाडा के एबॉट्सफोर्ड में वैंकूवर दूतावास द्वारा आयोजित भारतीय उच्चायोग के एक कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की। उन्होंने जमीन पर गिरे भारतीय ध्वज को उठाने का प्रयास करने पर एक परिवार पर हमला भी किया। स्थानीय सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि खालसा दीवान सोसाइटी एबॉट्सफोर्ड द्वारा स्थानीय गुरुद्वारे की मदद से आयोजित शिविर में पेंशन पाने वाले समुदाय के सदस्यों को जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शिविर लगाया गया था। उन्हें वैंकूवर तक पहुंचने के लिए संघर्ष न करना पड़े, इसके कारण ये कैंप लगाया गया था। इस दौरान भारी भीड़ देखी गई। एसएफजे नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत में आतंकवादी घोषित किया गया है। उसने एक सिख परिवार को निशाना बनाया। इस परिवार में एक बुजुर्ग, उनका बेटा और पोता शामिल था। बुजुर्ग अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए गुरुद्वारा साहिब आए थे। CNN न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से कहा कि उन पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने जमीन पर गिरा भारतीय ध्वज उठाने का प्रयास किया। ध्वज का जनमत संग्रह करने वाले गुंडों द्वारा अपमान किया जा रहा था। भारत सरकार के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि ये केवल उस बात की पुष्टि करता है जो वे लंबे समय से कहते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल एसएफजे के गुंडे ही भारत के खिलाफ हमलों में शामिल हैं। सिख हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहे हैं और इस परिवार को भारतीय ध्वज का अपमान बुरा लगा। जी हाँ, सूत्रों ने आगे कहा कि एसएफजे के गुंडे और उनके वांटेड नेता को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। पुलिस बिना किसी प्रतिक्रिया के इसे देख रही है और इन घटनाओं से पता चलता है कि कनाडा सरकार भी चाहती है कि भारत के खिलाफ ये सब हो। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जिस प्रकार से भारतीय तिरंगे का अपमान हो रहा था दोस्तों और एक सिख परिवार ने उसको उठाने की कोशिश की, जिस पर उस पर हमला कर दिया गया खालिस्तानियों के द्वारा। अगर आप भी मानते कि इस पर भारत को वाकई में बड़ा कदम उठाना चाहिए तो अपनी राय रखिएगा दोस्तों कमेंट में, और साथ ही साथ तिरंगा ऊंचा रहे हमारा जरूर कहिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां बिरसा मुंडा जयंती से लौटते समय प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक। जी हाँ, काफिले के सामने अचानक आई महिला। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी की झारखंड यात्रा के दौरान बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई है। रांची में प्रधानमंत्री की गाड़ी के सामने एक महिला आ पहुंची। पीएम के काफिले के सामने महिला के अचानक पहुंचने से काफिले को रोकना पड़ गया। ये चूक उस समय सामने आई जब पीएम मोदी बिरसा मुंडा जयंती में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। हालांकि सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने महिला को बिना देर किए काफिले के सामने से हटा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी रांची में बुधवार को राजभवन से बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क जा रहे थे। रेडियम रोड के पास अचानक से पीएम के काफिले के सामने एक महिला आ गई। महिला के सामने आने के बाद अचानक से ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ा। काफिला रुकते ही सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल महिला को वहां से हटा दिया। महिला को सामने से हटाने के कुछ क्षण बाद ही पीएम का काफिला आगे बढ़ गया। हालांकि इससे सिक्योरिटी लैप्स माना गया। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। आप लोग चलते हैं और खबर की तरफ, जहाँ 6 देशों के युद्ध के तरीके देख खुद को तैयार करने में जुटा भारत। आसियान देशों की बैठक में जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। उठेंगे अहम मुद्दे। बता दें, अजरबैजान आर्मेनिया की लड़ाई जब शुरू हुई थी तब रक्षा मामलों के जानकारों ने कहा था कि 2 छोटे देशों के
के बीच ये लड़ाई है, दोनों आपस में सुलझा लेंगे। नतीजा ये हुआ कि खूबसूरत वादियों वाला देश अजरबैजान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वहीं आर्मेनिया की सेना के पास हथियार से निकलने वाले गोलियों और गोलों की कमी आ गई। दोनों देश की लड़ाई अभी शांत भी नहीं हुई थी कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया। आज 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन दोनों देशों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है। इसी को देखते हुए रक्षा जानकारों ने तो तीसरे वर्ल्ड वार की आशंका भी जाहिर कर दी थी। इसी बीच इजराइल और हमास आमने सामने आ गए। इन 6 देशों की युद्ध करने के तरीके को देखकर भारतीय सेना ने भी अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। नई सुरक्षा रणनीति को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 10 देशों वाले आसियान की बैठक में हिस्सा लेंगे। ऐसे में ऑल द बेस्ट राजनाथ सिंह जी, जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां IS आतंकियों के निशाने पर थे नरसिंहानंद समेत कई चर्चित हिंदूवादी नेता। STF का सबसे बड़ा खुलासा। जी हां, अक्सर विवादों में रहने वाले प्रदेश के कुछ चर्चित हिंदू नेता कुख्यात आतंकी संगठन IS के निशाने पर हैं। इनमें गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती भी शामिल हैं। यूपी के अलीगढ़ व संभल तथा छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार IS के आतंकियों से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद यूपी ATS ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल समेत अन्य एजेंसियों के साथ भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया है। अलीगढ़ से IS के 2 आतंकियों अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक की गिरफ्तारी के बाद इस नेटवर्क से जुड़े कुल 6 आतंकी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दुर्ग से गिरफ्तार कर लखनऊ लाए गए वजीहुद्दीन का भी अलीगढ़ कनेक्शन मिला है। ATS अभी तक इसे इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड मान रही है। दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों की साजिश नाकाम। उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 टेररिस्ट हुए ढेर। जी हां, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। फिलहाल सेना इलाके में सर्च अभियान चला रही है। भारतीय सेना ने कहा कि आतंकवादी खराब विजिबिलिटी और खराब मौसम का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना ने कहा कि नियंत्रण रेखा के पास उरी सेक्टर में सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। ठंड के समय में बर्फबारी और कम विजिबिलिटी की वजह से आतंकी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश करते हैं। हालांकि भारतीय जवान इन मुश्किल परिस्थितियों में भी बॉर्डर पर मुस्तैद रहते हैं और इस तरह की घुसपैठ को विफल कर देते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में आयोजित युद्धाभ्यास में शामिल होने जा रहे चीनी युद्धपोत भारत रख रहा करीबी से नजर। जी हाँ, भारतीय नौसेना पाकिस्तान में आयोजित युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए जा रही चीनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर करीबी से नजर रखे हुए है। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं ने सोमवार को अरब सागर में अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया, जिसमें उनकी पहली संयुक्त समुद्री गश्त भी शामिल है। दोनों देशों ने कराची के एक नौसैनिक अड्डे पर समुद्री सुरक्षा खतरों पर संयुक्त प्रतिक्रिया विषय के साथ चीन पाकिस्तान सी गार्डियंस 3 संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया। चीन की जन मुक्ति सेना ने 11 से 17 नवंबर तक होने वाले इस समुद्री युद्धाभ्यास के लिए अग्रिम मोर्चे के युद्धपोतों और पनडुब्बियों सहित कई पोतों को तैनात किया है। सूत्रों ने बताया कि चीन युद्धपोतों और पनडुब्बियों के मलक्का जल डमरू मध्य के रास्ते हिंद महासागर में दाखिल होने के साथ ही नौसेना ने उन पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि भारत की व्यापक समुद्री निगरानी के तहत नौसेना राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र में सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है। दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां गाजा के अल शिफा अस्पताल में टैंकों के साथ दाखिल हुई इजरायली सेना। जिंदगी से जूझ रहे मरीजों में दहशत का माहौल। नेतन्याहू ने कहा हर जगह पहुंचेंगे। जी हां, गाजा में हमास से युद्ध के बीच इजरायली सेना यानी बुधवार 15 नवंबर को पहली बार सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में दाखिल हुई, जहां नवजात समेत सैकड़ों लोग जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। परिसर में इजरायली टैंक भी देखे गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल में मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट की है। एक अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को कपड़े उतारने तक मजबूर कर दिया गया। इससे पहले करीब 1 हफ्ते से इजरायली सेना अस्पतालों के बाहर हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी। इजरायल का दावा है कि हमास ने यहाँ टनल बना रखे हैं और आम लोगों को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। वहीं अस्पताल और चरमपंथी संगठन इससे इनकार करते रहे हैं। न्यू एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा कि इजरायली सेना के जवान इमरजेंसी और सर्जरी डिपार्टमेंट में भी दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि बच्चे समेत मरीज डरे हुए हैं, वे चिल्ला रहे हैं। ये बहुत भयावह स्थिति है। जी हाँ, इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर कहा कि हमास को खत्म करके रहेंगे। उन्होंने कहा गाजा में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ की हम ना पहुँचेंगे। हम आएंगे और हमास को खत्म कर देंगे। इजरायली सेना के अस्पताल में दाखिल होने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा कि वो गाजा के अल शिफा अस्पताल में मरीजों और कर्मचारियों के लिए बेहद चिंतित हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि अल शिफा अस्पताल में सैन्य घुसपैठ की खबरें बेहद ही चिंताजनक है।
हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कर्मियों से हमारा संपर्क टूट गया है, हम मरीजों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का इस्तीफा, बेहद मार्मिक पोस्ट लिखकर छोड़ी कप्तानी। जी हां, वर्ल्ड कप में हुई फजीहत का साइड इफेक्ट देखने को मिला पाकिस्तान में। बाबर आजम ने छोड़ दी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी। दरअसल वर्ल्ड कप 2023 में हुई फजीहत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत बड़ा तूफान देखने को मिला है। बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। बाबर आजम ने वनडे, टेस्ट और T20 इंटरनेशनल तीनों ही फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल दौरे से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की टीम ने ग्रुप स्टेज 9 में से सिर्फ 4 मैच ही जीते थे और पाकिस्तान की टीम के 8 अंक थे। पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर रही थी। वर्ल्ड कप 2023 में बुरी तरह हारने और सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहने के बाद बाबर आजम को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। वर्ल्ड कप 2023 के दौरान बाबर आजम को उनकी खराब कप्तानी के लिए दोष दिया जा रहा था। बाबर आजम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कप्तानी छोड़ने का ऐलान करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। बाबर आजम ने अपनी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मुझे याद है जब साल 2019 में मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस से फोन आया था। पिछले 4 वर्षों में मैंने कई बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, हालांकि इन सब के बावजूद मैंने पूरे दिल से पाकिस्तान के मान को बनाए रखने का टारगेट रखा है। बाबर आजम ने आगे लिखा, मैं पाकिस्तान टीम की कप्तानी तीनों फॉर्मेट में छोड़ रहा हूं। ये एक कठिन फैसला है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये फैसला लेने का सही समय है। जी हां दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें इसी से जुड़ी, जहां हरभजन सिंह के बाद इंजमाम उल हक ने ब्रायन लारा पर दे दिया बड़ा दावा। बताया कि उन्होंने कहा था जिंदगी मुसलमान जैसी गुजारनी चाहिए। जी हां, पाकिस्तान 2023 विश्व कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया और 9 मैचों में 4 जीत के साथ टूर्नामेंट में 5वें स्थान पर रहा। इसको लेकर पिछले कुछ हफ्तों से भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटर वनडे विश्व कप में पाकिस्तान टीम के खराब प्रदर्शन की आलोचना कर रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक के वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियोस में इंजमाम उल हक ने हरभजन सिंह और वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा को लेकर विवादास्पद बातें कही। एक वीडियो में इंजमाम उल हक ने कहा कि कराची में टेस्ट मैच हो रहा था, ऐसे में मोहम्मद यूसुफ ने ब्रायन लारा को दावत दी, उनको दीन की दावत दी, उनको यानी लारा अल्लाह की बातें बताई और इस्लाम के बारे में बताया। इंजमाम ने दावा किया कि ब्रायन लारा ने ये सब बात सुनकर खामोश हो गए और कहा कि जिंदगी ऐसी ही गुजारनी चाहिए जैसे मुसलमान जीते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने अन्य वीडियो में इंजमाम उल हक ने हरभजन को लेकर भी कुछ ऐसे दावे किए और कहा कि हरभजन सिंह उन भारतीय क्रिकेटरों में से थे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नमाज पढ़ने के लिए जाने जाने वाले मौलाना तारिक जमील के उपदेश में शामिल होते थे। इंजमाम ने कहा कि हरभजन सिंह ने एक बार मुझसे कहा था, मेरा दिल कहता है कि वो मौलाना जो भी कहे मुझे मान लेना चाहिए, यानी कि मुस्लिम धर्म में मैं भी परिवर्तित हो जाऊं, ऐसा दोस्तों इल्जाम लगाया है इंजमाम उल हक ने। और इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इंजमाम उल हक को, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पड़ोसी मुल्क की जेल से लौटे मछुआरों ने बताई मजेदार बात। कहा इन 2 भारतीयों से बहुत ज्यादा डरते हैं पाकिस्तानी। बता दें गुजरात के 80 मछुआरों को बीते दिनों पाकिस्तान की जेल से रिहा किया गया। ये मछुआरे कई महीनों और कुछ तो कई सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद थे। इनमें से मछुआरा धर्मेश भाईवाला को साल 2020 में पकड़ा गया था और पड़ोसी मुल्क की जेल में बंद कर दिया गया था। पिछले हफ्ते धर्मेश अपने घर पोरबंदर लौटे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने जेल के अंदर की बातों का खुलासा किया। धर्मेश ने यह भी बताया कि पाकिस्तानी लोग किन 2 भारतीयों से सबसे ज्यादा डरते हैं। धर्मेश ने यह भी बताया कि जेल में भारतीय मछुआरों की स्थिति ठीक नहीं है। इस साल 7 से 8 मछुआरों की जेल के अंदर मौत हो गई। जेल में कैदियों की दवाई नहीं दी जाती। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जेल में हम लोगों को बताया जाता था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हैं वैसे हैं। वो लोग कहते थे कि तुम्हारे देश की सरकार तुम लोगों को वापस नहीं बुलाना चाहती है, लेकिन हम जानते थे कि भारत सरकार हम लोगों को वापस बुला लेगी। पाकिस्तान के लोग हम लोगों से कहते थे कि जब अगली बार चुनाव आए तो तुम लोग मोदी को वोट मत देना और उन्हें हरा देना। धर्मेश ने आगे बताया कि जब विराट कोहली क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरते थे तो पाकिस्तान के कैदी ये प्रार्थना करते थे कि वो आउट हो जाए, यानी पीएम मोदी और क्रिकेटर विराट कोहली से पाकिस्तानी कैदी बहुत ज्यादा डरते हैं। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान में रह करके, पाकिस्तान की जेल में रह करके दोस्तों इन मछुआरों ने वहां की पोल खोलकर रख दी और वाकई में पाकिस्तान की सच्चाई बता दी है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां धमाकों से दहली म्यांमार की सीमा चरमपंथियों ने कब्जाया सैन्य शिविर, फिर मिजोरम में घुसे सैनिक। जी हां, म्यांमार के चीन राज्य में मिलिशिया समूह पीपुल्स डिफेंस फोर्स द्वारा एक सैन्य शिविर पर कब्जा करने के बाद 2 और जवान भागकर मिजोरम पहुंचे। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि म्यांमार के 2 सैनिक मिजोरम में दाखिल हुए और मंगलवार शाम को जोखावथर पुलिस थाने पहुंचे। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि केंद्र के निर्देश के अनुसार जवानों को असम राइफल्स को सौंप दिया गया और उन सभी को भारतीय रक्षा अधिकारियों ने हवाई
मार्ग से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दें, कोहली की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी हुए खुश, तारीफ में कह दी ये बात। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विराट कोहली के एक दिवसीय करियर का 50वां शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद उनकी तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व भारतीय कप्तान ने उत्कृष्टता और दृढ़ता का उदाहरण पेश किया है जो सर्वश्रेष्ठ खेल भावना को परिभाषित करती है। उन्होंने कहा कि यह उल्लेखनीय उपलब्धि उनके स्थायी समर्पण और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज विराट कोहली ने न सिर्फ अपना 50वां वनडे शतक जमाया है बल्कि उत्कृष्टता और दृढ़ता की भावना का भी उदाहरण पेश किया है जो सर्वश्रेष्ठ खेल भावना को परिभाषित करती है। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं, वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मानदंड स्थापित करना जारी रखें। मुंबई में विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक के साथ कोहली ने अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम अब तक 49 शतकों के साथ सबसे अधिक एक दिवसीय शतकों का रिकॉर्ड था। अब ऐसे में आप भी दोस्तों कमेंट में कांग्रेचुलेशन विराट कोहली जी जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां राजस्थान चुनाव में हुई ओवैसी की एंट्री, कांग्रेस कहते वोट कटवा, बीजेपी वाले राष्ट्र विरोधी जैसा दिया बयान। बता दें, राजस्थान में 25 नवंबर को होने जा रहे असेंबली चुनाव में चीर प्रतिद्वंदी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। इन चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की भी एंट्री हो गई है। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को जयपुर में जनसभा कर बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि एक पार्टी उन्हें राष्ट्र विरोधी तो दूसरी उन्हें वोट कटवा बताती है, लेकिन उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि दोनों पार्टियां मुझसे डरती हैं। जब भी मेरी पार्टी कहीं पर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस वाले मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं उनके वोट काटने आया हूं। वहीं बीजेपी कहती है कि मैं नेशनलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे इनमें से किसी के भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास का झूठा दावा करते हैं। बीजेपी ने भारत की राजनीति में मुस्लिम अकलियत को पूरी तरह खत्म कर दिया है। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव है और हम यहाँ पर पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक और खबर की बात करें, जहाँ सिंधिया का प्रियंका गांधी पर पलटवार, कहा पार्ट टाइम नेत्री को आईने में झांकने की आवश्यकता। जी हाँ, मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार के आखिरी समय में आरोप प्रत्यारोप हावी रहे। दतिया की एक सभा में प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा था। अब सिंधिया ने प्रियंका पर पलटवार करते हुए हमला बोला है। सिंधिया ने प्रियंका को पार्ट टाइम नेत्री बताते हुए आईने में झांक लेने की सलाह दी है। दोस्तों आपको बता दें कि दतिया की सभा में कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी ने कहा था कि सिंधिया ने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। इन्होंने ग्वालियर चंबल के लोगों से विश्वासघात किया है, आपकी चुनी हुई सरकार को गिराकर आपको धोखा दिया है, आपकी पीठ में छुरा घोंपा। पीएम मोदी ने दुनिया भर के कायरों और गद्दारों को इकट्ठा कर अपनी पार्टी भाजपा में शामिल कर लिया। हमारे सिंधिया जी कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में वाह भाई वाह। हम यूपी में काम कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को उन्हें महाराज महाराज कहना पड़ता था। सिंधिया ने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है, आपकी चुनी हुई सरकार गिरा दी। जिसके जवाब में दोस्तों सिंधिया ने पार्ट टाइम नेत्री बताया है प्रियंका गांधी को। आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पीएम किसान योजना को लेकर खबर, खाते में नहीं आई 15वीं किस्त तो तुरंत कर ले, ये काम मिलेगा समाधान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 18,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त झारखंड के खूंटी से जारी की है। इसकी रकम देश भर के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर हुए हैं। इस योजना के तहत इससे पहले 14 किस्तों में पीएम किसान योजना का लाभ देश के किसानों के खातों में पहुंचाया जा चुका है। ऐसे में दोस्तों सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि 15वीं किस्त आपके खाते में आई कि नहीं। उसका स्टेप हमने स्क्रीन पर दे दिया है। और अगर खाते में नहीं आई अभी तक वो 2000 रुपए किस्त, तो आप कुछ हेल्पलाइन नंबर हमने आपको बताया दोस्तों, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।